हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत करता हूं आप सभी का जीएसटी क्वेश्चन सीरीज में, जहां मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं आपके चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी। यार, ये जर्नी जो है हमारी, ये शुरू हुई थी सप्लाई अंडर जीएसटी वाले चैप्टर से, एंड देखते ही देखते कहा हम आ गए। हम आगे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पर, राइट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है आपको, नॉलेज आपकी इनहांस हो रही है, कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। तो आज आपको करवाऊंगा फिर ये चैप्टर के क्वेश्चंस। बने रहिए मेरे साथ। एंड सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कह रहा हूँ भाई, लाइक कर दो। क्यों? आज तुम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन भी तुम्हारे डन 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 हो जाएंगे, डन 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 डन, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, अराउंड 20+ क्वेश्चन है, मैं देख रहा था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी कवर करवाऊंगा, 22 क्वेश्चन है, सब कवर करेंगे। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। एंड अगला लाइक मत करा करो यार, कमेंट भी करा करो, राइट, ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिले यार कि हाँ यार, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि यार तुम लोगों को कैसा लग रहा है। समझ आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा तो भी बता दो कि सर समझ नहीं आ रहा, हमको नहीं मतलब समझ आया, दोबारा बता दो। कुछ तो बोलो यार, तुम लोग तो देख के छोड़ देते हो, बोलती नहीं कुछ, मेरे को पता कैसे लगेगा तुम लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो यार कम्युनिकेट करो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में भी। एंड चलो, बहुत बातें होगी, अब करते हैं शुरू। आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं अपना टीवाई के अपने स्टडी मैट में, पेज नंबर इज 9.90। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डिटरमिन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। लो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकालने का। अब भाई तुम लोगों को पता है यार, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखना। क्या चीज? विद इन 30 डेज, बस विद इन 30 डेज। भाई अगर तो तुम लोगों ने, अगर तो जो हमारा ये क्वेश्चन में पर्सन है, अगर तो उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कि भाई जिस दिन उसके टर्नओवर थ्रेशोल्ड को क्रॉस की, उसके विद इन 30 डेज उस बंदे ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, फिर तो उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है। बट अगर वो बंदा कहता है अरे छोड़, क्या 30 डेज का वो रखा है यार, मैं नहीं करूंगा 30 डेज के अंदर, क्या कर लोगे? खैर कर तो बहुत कुछ लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम 30 डेज के अंदर नहीं अप्लाई करोगे रजिस्ट्रेशन, दैट्स अनदर मैटर। बट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, तो उस केस में इफेक्टिव डेट तुम्हारी क्या हो जाएगी? द डेट ऑन विच यू विल बी ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है। तो भाई आओ क्वेश्चन को पढ़े। The aggregate turnover of Dhampur Footwear Industries of Delhi has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakhs on 1st September। भाई धमपुर फुटवेयर वाले हैं हमारे दिल्ली में, कोई होंगे कोई, उनकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख क्रॉस कर गई, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई। कब? 1 सितंबर को। बहुत अच्छी बात है, बिजनेस उनका जोरों शोरों से बढ़ रहा है। इट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 सितंबर। भाई उन्होंने कब अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए? 20 सितंबर को। क्या विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया? आंसर इज यस। तो इस केस में अफेक्टिव डेट क्या होगी? द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी? 1 सितंबर, जिस दिन उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन को क्रॉस की है। समझ रहे हो आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड। ओके, तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि यार 25 सितंबर को ग्रांट भी कर दिया रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, तो हमने क्या लेना है यार, जब मर्जी ग्रांट करें गवर्नमेंट। भाई हमारे बंदे हैं तो विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? 1 सितंबर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेहता टेली सर्विसेज इज एन आर्किटेक्ट ऑफ इन लखनऊ। लो जी, लखनऊ के हमारे कोई आर्किटेक्ट है मेहता जी, उनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख ऑन 25 अक्टूबर। भाई हमारे मेहता जी भी जोरों शोरों से अपनी आर्किटेक्चरल सर्विसेज क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और टर्नओवर उनकी भी क्रॉस कर गई 20 लाख को। कब? 25 अक्टूबर को। भाई अब 20 लाख क्रॉस कर गई, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई, तो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो ये हो गई। कब हो गए? 25 अक्टूबर को। इट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 27 नवंबर। अब भाई मेरे
25 अक्टूबर से अगर तुम 30 डेज कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 6 + 24 अपना 24 नवंबर, ये आएंगे तुम्हारे 30 डेज। तो क्या विद इन 30 डेज अप्लाई किया इसने रजिस्ट्रेशन के लिए? आंसर इज नो। ये बंदा कह रहा है मैं नहीं करूंगा 30 डेज के अंदर अंदर, उखाड़ लो जो उखाड़ना, भाई हम तो करेंगे बाद में। तो इन्होंने कब किया, 27 नवंबर को किया अप्लाई। तो भाई इस केस में इनकी अफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी, जिस दिन इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्वेश्चन आगे बता रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड टू इट ऑन 5 दिसंबर। ठीक है जी, हमारे मेहता जी को 5 दिसंबर को क्या मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस केस में क्या होगी डेट, इसकी इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी, जिस दिन मिला 5 दिसंबर। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। 1 सितंबर 5 दिसंबर, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कदम कदम बढ़ाए जा, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करता जा। In order to be eligible for grant of registration, a person must have a permanent account number issued under the Income Tax Act 1961. State exception to it. अब भाई सीधी सी बात है, जो हमारे प्रोविजंस कहती हैं, रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर तुम लोग सब पढ़ के आए हो, क्या कहती हैं हमारी प्रोविजंस कि भाई अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, तो भाई तुम्हारे पास पैन नंबर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब तुम लोगों को सबको पता है परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है, इनकम टैक्स पढ़ते हो 50 मार्क्स का हमारे टैक्सेशन वाले पेपर में, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा ही है कि भाई जो पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर इशू होता है, ठीक है। पर भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि यार इसकी एक एक्सेप्शन थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यार इसकी एक एक्सेप्शन थी कि हम तुम्हें जीएसटी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन जीएसटी है, वो ग्रांट कर देंगे विदाउट पैन नंबर। नहीं है पैन नंबर, छोड़ो कोई बात नहीं है, बट भाई हम तुम्हें क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। सर इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे पर्सन हैं, ये सीटीपी है, एनआरटीपी है, अपना कॉम्पोजिशन वाला पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या याद रखें। ओ वो भी है अपनी यूएन बॉडीज हैं, पता नहीं क्या क्या है सर, याद नहीं रहता, इतने सारे कंसेप्ट हैं। और मैं कह रहा हूँ यार याद रखना ही नहीं है। वो क्या कह रही हो सर, पेपर में कैसे लिखेंगे? भाई मैं कह रहा हूँ याद तुम्हें रखना नहीं है, क्यों? क्योंकि याद अपने आप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझोगे अपने भी याद हो जाएगा, रट्टा थोड़ी ना मारना है। तुम कुछ सोचो यार, अगर तुम्हारे पास पैन नंबर है, अगर तुम्हारे पास पैन नंबर होता तो तुम लोग पैन नंबर क्यों ना देते, क्या फर्क पड़ता है? एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपना पैन नंबर भी लगा देते जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉजिकल है, ठीक है। तुम खुद सोचो यार, जिसके पास पैन नंबर नहीं होगा उस बंदे को दिक्कत आएगी। और अगर तुम इंडिया के बंदे हो, अगर तुम इंडिया के बंदे हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हो, तो तुम्हारे पास पैन नंबर पक्का होगा। भाई बिजनेस से जो इनकम आएगी उसकी इनकम टैक्स रिटर्न तो भी भरोगे, और आईटीआर भरने के लिए पैन नंबर तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो। बैंक में जाओगे, अपने बिजनेस का अकाउंट खुलवाओगे, करंट अकाउंट ओपन करवाओगे बैंक में जाके, बिना पैन नंबर के तो हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं ओपन होगा। तो सर यानी कि अगर हम इंडिया के बंदे हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारे पास पैन तो होगा ही होगा, मोर और लेस पैन तो होगा ही, और हमारा पैन नंबर कोड कर देंगे। अबे दिक्कत कहां पे आ रही है, जो बंदा भारतीय नागरिक है ही नहीं, जो बंदा हमारे भारत का है ही नहीं, जो इंडिया का है ही नहीं, उसको दिक्कत आएगी क्योंकि इसके पास पैन नंबर नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन हमें एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनआरटीपी की, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। भाई जो बंदा कहता है मैं तुम्हारे देश का रेजिडेंट ही नहीं हूं, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, मेरे को क्या जरूरत है तुम्हारे पैन नंबर लेने की, मैंने कौन सी आईटीआर भरनी है तुम्हारे देश में आके, समझ पा रहे हो। तो इस केस का भाई, इस केस की एक्सेप्शन क्या होगी, स्पेसिफिकली कि पैन नंबर नहीं है तो भी रजिस्ट्रेशन दे देंगे। एनआरटीपी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो हमारे देश का है ही नहीं, भाई उसको, उसके पास पैन नंबर नहीं होगा, तो उसको ये छूट दे दी गवर्नमेंट ने कि चल ठीक है यार, तो ऐसा करिए, जो तेरा वो होता है ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो तो तुझे अपनी कंट्री में इशू होता है, ठीक है, या पासपोर्ट नंबर होता है तेरा, तेरे को उसी के बेसिस पे हम तेरा कर देंगे काम, समझ रहे हो। तो यार इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, इस केस की एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, एनआरटीपी, दैट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आई होप जितना मैंने आपको थोड़ी रीजनिंग प्रोवाइड की है, एक्सप्लेन किया है,
आपको इसके बाद याद रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, आपको अपने भी याद हो जाएगा जब भी इस पॉइंट को पढ़ोगे यार। हाँ क्यों, राइट। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, डन 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 डन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज आर लायबल टू बी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लायर्स आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ओके, ए पार्ट क्या कहता है, agents supplying taxable goods on behalf of some other taxable person and such agents aggregate turnover doesn't exceed the applicable threshold limit during the financial year. एजेंट विनोद, एजेंट विनोद की बात हो रही है हमारे क्वेश्चन में। भाई सीधी सी बात है, एजेंट विनोद किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। हमारा एजेंट विनोद गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसी के बिहाफ पर, बट उस एजेंट विनोद की अगर हम बात करें तो यार उसकी टर्नओवर क्रॉस नहीं करती थ्रेशोल्ड लिमिट, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख एज पर द केस में भी वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस करा तो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा, सीधी सी बात है। तो यार सेक्शन 24 क्या कहता है तुम्हारा, भूल के सेक्शन 24, पर्सन लाइबल पर्सन जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 24 यही तो बात करता है कि ये कुछ केसेस हैं, इन केसेस अगर इस केसेस में अगर बंदा फॉल कर रहा है तो ही इज लाइबल टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, उसको नंबर लेना ही पड़ेगा जीएसटी का। तुम्हारा ये वाला जो पहले वाला केस है एजेंट विनोद वाला, ये उसी में तो फॉल हो रहा है। भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टर्नओवर कितनी हो, थ्रेशोल्ड से नीचे हो थ्रेशोल्ड के ऊपर हो, तुम एजेंट विनोद हो तो मैं रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भाई हमारा एजेंट विनोद क्या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है? आंसर इज यस, एज पर सेक्शन 24 ही इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, an agriculturist who is engaged exclusively in supply of produce out of cultivation of land and its aggregate turnover exceeds the applicable threshold limit during the financial year. किसान भाई, भाई हमारे किसान भाई हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, राइट, एंड वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, सिर्फ फार्मिंग का काम कर रहे हैं, और जो उनकी सप्लाई होती है, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, भाई जो भी वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, जो भी वो सप्लाई कर रहे हैं अपना, वो क्या कर रहे हैं, जो उनका कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो भी वो अपनी फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, जो भी उससे उनका प्रोड्यूस निकल के आता है, वही उसको वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो भाई क्या इस केस में उनको लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होना पड़े, क्या वो इस केस में लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए? आंसर इज नो। और तो उनकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट, बट स्टिल ही इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्यों भाई? ये मैं नहीं मना करता, तुम्हारा सेक्शन 23 मना करता है, पर्संस नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। याद आया कुछ? 24 किसकी बात करता है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की। कुछ भी हो जाए रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगी पड़ेगी, नंबर तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। 23 किसकी बात करता है? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। भाई तुम लायबल ही नहीं हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, ऐश करो, समझ रहे हो? तो ये उस केस में कवर हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। समझ आ रहा है कुछ? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो यार, पक्का करके जाना इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट। मैं कह रहा हूं अभी करो, अभी करो, पॉज करके अभी करो कमेंट में कि जो पहले 3 क्वेश्चन समझाए तुम लोगों को क्या वो क्लियर है, क्या कुछ समझ आया, क्या कुछ लॉजिक्स तुम्हें समझ आ रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो लिखो। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है जी 4th क्वेश्चन में? डिटरमिन वेदर प्योर ऑयल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, इसमें अभी हमने यही बताना है कि क्या हमारे जो प्योर ऑयल को करके देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, प्योर ऑयल करके कोई सप्लायर होगा, टैक्सेबल पर्सन होगा, क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। अब देखते हैं। प्योर ऑयल्स दिल्ली has supplied machine oil and high speed diesel in the month of April as per the details given in the table below. Okay, भाई प्योर ऑयल्स दिल्ली की पार्टी है, करते क्या है जी, 2 चीजों में डील करते हैं, एक तो मशीन ऑयल और एक हाई स्पीड डीजल। ठीक है, और ये उनकी क्या आती थी,
हैज सप्लाइड, यानी कि भाई उनकी जितनी सप्लाई है, जितनी उनकी टर्नओवर हुई है, उसकी डिटेल दी थी किसके मंथ में, अप्रैल के मंथ में। आओ देखते हैं। प्योर ऑयल इज नॉट एट रजिस्टर्ड, तो तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। अगर रजिस्टर्ड ही होता तो क्यों ही पूछता लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बंदा। क्या अगर क्वेश्चन नहीं भी लिखता तो भी मैं पता था भाई रजिस्टर्ड ही नहीं है, तभी तो क्वेश्चन है। पॉइंट 1, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल डेली 15 लाख, ठीक है। हाई स्पीड डीजल डेली 10 लाख। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड इन पंजाब बाय प्योर ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। भाई प्योर ऑयल्स दिल्ली वालों का कोई ब्रांच पंजाब में भी है, ब्रांच पंजाब की ब्रांच में ही बन रहा है, ठीक है, मेड इन पंजाब, एंड ब्रांच वहीं सप्लाई कर रहे हैं 10 लाख। भाई तुम लोग मेरी बात सुनो, हमने निकालना है क्या ये बंदा लाइबल है या नहीं है। अब कैसे निकालोगे लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर देख के, एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लो इसकी, अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रही है तो ठीक है, तो फिर लाइबल है, अगर थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस कर रही तो जी नहीं लाइबल, ठीक है भाई। तुम लोग देखोगे एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान रखना इस चीज को, चाहे कर रहे हो तुम कंपोजिशन वाला चैप्टर अपना, उसमें टर्नओवर निकाल रहे हो, चाहे तुम कर रहे हो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, उसमें टर्नओवर निकाल रहे हो, भाई मेरे बहनों मेरी, टर्नओवर हमेशा लेना एग्रीगेट वाली, अकेले टर्नओवर मत ले लेना। कई बच्चे यहां पर थोड़ा सा पिघल जाते हैं। हाई स्पीड डीजल देखा, बच्चा बड़ा खुश कि यार चार्ज अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ा तो था कि 5-6 गुड्स होती हैं, एटीएफ, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, अल्कोहलिक लिकर फिर ह्यूमन कंजप्शन, जिन पे जीएसटी नहीं लगता। मेरे को कंसेप्ट याद आ गया, मैं यहाँ पे क्या बनूंगा, स्टार बन जाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टार बनूंगा। मैं तो भाई टर्नओवर इंक्लूड नहीं करूंगा, कर लो जो करना है भाई, बेटा ऐसे ही मार्क्स काट लेगी, तुम तो खुश होकर इंक्लूड नहीं करोगे टर्नओवर को, ऐसे ही मार्क्स काट लेगी। क्यों, एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है मेरे भाई, अकेले टर्नओवर और टैक्सेबल नहीं लेना, एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है। एग्रीगेट माने सब कुछ, टोटल एवरीथिंग, एक्सपोर्ट भी ले लो, इंट्रा भी ले लो, इंटरस्टेट भी ले लो, एक्सएम भी ले लो, नॉन टैक्सेबल भी ले लो, टैक्सेबल भी ले लो, सब कुछ ले लो, वो होगी तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर। मैंने एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, जो मैंने चार्ज अंडर जीएसटी वाली क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड की है, अगर किसी बच्चे ने जाके नहीं देखी तो तुम लोग उस वीडियो को एक बार देख लेना, तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि भी एग्रीगेट टर्नओवर है क्या। आई होप, ठीक है। तो भाई यानी कि इस केस में हाई स्पीड डीजल को भी हम इंक्लूड करके देखेंगे, बस ठीक है, लगा लो टोटल 15 + 10 + 10 कितना आ गया, 10 10 20 15 35 लाख। भाई 35 लाख से टर्नओवर क्लॉक किया है हमारे प्योर ऑयल दिल्ली वालों ने अप्रैल के मंथ में। अच्छा इसके में थ्रेशोल्ड क्या होगी, 10 लाख होगी, 20 लाख होगी, 40 लाख होगी। सर 10 लाख तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि दिल्ली हमारी कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो है नहीं, आंसर इज यस। 10 लाख तो नहीं हो सकती। 20 लाख, सर 20 लाख भी नहीं होगी, क्यों मेरे भाई, सर देखो ना, बंदा अकेला गुड्स सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स, कोई बंदा सर्विस तो दे ही नहीं रहा। हाँ ये तो है, तो सर इस केस में बंदे को 40 लाख वाले टर्नओवर का बेनिफिट मिल जाएगा, आंसर इज यस। अकेले गुड्स ही तो सप्लाई कर रहा है बच्चा, मशीन वाले तो दे रहा है अकेला, समझ रहे हो। तो यार हमारी टर्नओवर कितनी है, 35 लाख, हमारी थ्रेशोल्ड कितनी है, 40 लाख, तो क्या थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ, आंसर इज नो, नहीं हुआ, तो क्या ये लेवल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ, आंसर इज बड़ा बड़ा नो। जब टर्नओवर ही क्रॉस नहीं की तो क्या है कि रजिस्ट्रेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यार हमारा पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कदम कदम बढ़ाए जा एंड क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी करता जा। What will be your answer if in the above question Pure Oil supplies the high speed diesel in Delhi and in the capacity of an agent of Mixed Oils Limited, non-registered, where invoices to customer are issued in the name of Pure Oils. अब भाई मैं एजेंट वाला सेम पॉइंट ऊपर किसी क्वेश्चन में डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है, हमने किया ही है एजेंट वाला पॉइंट। अब मैंने उसमें क्या समझाया था, भाई एजेंट चाहे उसकी टर्नओवर क्रॉस करे थ्रेशोल्ड को, चाहे ना क्रॉस करे, अगर तुम भाई किसी के एजेंट हो, तुम एजेंट भी नो दो, ठीक है, तो भाई तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा,
इट्स मैंडेटरी। बट उसमें भी एक कैच था, मैंने क्या कहा था कि भाई टैक्सेबल, अगर तुम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो होगे कंपल्सरी, तो तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर तुम सप्लाई क्या कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। ये बात याद रख लेना, अगर टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट, तो भाई तुमको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इस केस में तुम लोग देखो, हमारे जो एजेंट विनोद है, जो कि इस केस में प्योर ऑयल्स है, वो क्या सप्लाई कर रहा है, हाई स्पीड डीजल। और भाई मेरी हाई स्पीड डीजल में तो टैक्स नहीं लगता। याद है वो 5 गुड्स, मुझे पीने दो और जीने दो। पीऊंगा क्या, अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जीऊंगा कैसे, गेड़ी शेड़ी मार के, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा के, हवाई जहाज में एटीएफ डलवा के। याद आया कुछ? तो भाई क्या इस केस में हमारा प्योर ऑयल्स वाले लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होंगे? जी नहीं होंगे, बिकॉज ये जो गुड्स सप्लाई कर रही हैं, these are not taxable, these are not taxable। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी। देखो बातें बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं, हम ऐसी प्रोविजन को पढ़ जाते हैं। मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में भी यही कहा है कि जो भी कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, किसी भी प्रोविजन को तुम लोग पढ़ रहे हो, उसको डिटेल में ग्रास्प करो, डिटेल ग्रास्पिंग। ऊपर ऊपर से मत किया करो किसी भी चीज को, समझ रहे हो? लॉ को पढ़ रहे हो, प्रोविजन को पढ़ रहे हो, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ो, उसके इफ एंड बट्स को देख के पढ़ा करो। अच्छा अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, अच्छा अगर ये है बट ये भी है तो ये होगा। इफ एंड बट्स को ध्यान में रख के पढ़ा करो, डीज में पढ़ा करो, बिकॉज एग्जाम में तुम्हारे डिटेल वाले पॉइंट टेस्ट होते हैं। और जल्दी जल्दी बच्चा क्या करेगा, फ्लो फ्लो में कह देगा हाँ जी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है जी। क्यों, एजेंट है, एजेंट विनोद है, वो मानना एजेंट विनोद है, मान लिया, पर टैक्सेबल तो भी देख लो। आई बात समझ में? आगे होगी आई थिंक। अब तो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन यार मैं नहीं दे सकता इस पॉइंट के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर या। सो गाइस मैं तुम लोगों को कवर करवा रहा था क्वेश्चन नंबर 9 कि भाई कैन अ पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी एंड क्लेम आईटीसी। अब भाई तुम्हारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो क्या तुम जीएसटी को कलेक्ट कर सकते हो? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। भाई भाई क्या कहती है हमारी प्रोविजन रजिस्ट्रेशन की कि अगर भाई तुमको टैक्स कलेक्ट करना है, यू कैन ओनली कलेक्ट जीएसटी इफ एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते टैक्स को कलेक्ट, राइट? ऊपर से क्या करे, क्लेम आईटीसी। भाई मेरे याद करो अपना आईटीसी वाला चैप्टर सेक्शन 16, सबसे पहली कंडीशन यही थी, बाद में आती है बाकी कंडीशंस। तो टैक्स इनवॉइस आया नहीं आया, गुड्स आए नहीं आए, लॉट्स में आया कैसे आया, सब बाकी कंडीशंस बाद में है। बेसिक कंडीशन क्या थी मेरे भाई कि भाई तुम लोग क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अगर तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, सेक्शन 16 यही तो कहता है कि तब तो भाई तुम आईटीसी ले ही नहीं सकते, तुम क्लेम नहीं कर सकते आईटीसी। आई होप याद आया होगा अपना सेक्शन 16 आईटीसी वाला चैप्टर। ठीक है, सो इसके आंसर हो जाएगा नो। टैक्स को टैक्स कलेक्ट करना है, जीएसटी कलेक्ट करना है कस्टमर से, तो भी भाई रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। एंड अगर आईटीसी क्लेम करना है तो भाई मैंडेटरी है। चलते हैं मेरे भाई 10th क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन, आइए देखते हैं। If a person is making taxable supplies from different states with the same PAN number, can he operate with a single registration? Answer is no। भाई जीएसटी में आप लोगों को पता ही है कि यार स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है। जिस भी स्टेट से आप गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, आपको उस स्टेट में क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपको उस स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पंजाब से अगर अपनी गुड एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अकेला पंजाब में अपने आप को रजिस्टर करवा लूँ एंड बाकी जगह में ना करवाऊँ। ठीक है, तो भाई आप लोगों को जिस जिस स्टेट में आपका बेसिकली आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। सिंपल सी बात है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, तुम लोगों को पता ही है। चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं मेरे को, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है सभी सभी। देखते हैं जल्दी जल्दी इनको क्वेश्चंस को करते हैं रैप अप, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस क्या करते हैं यार, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत 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 माइन्यूट है। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा, जो जितना मेरा एनालिसिस रहा है तुम्हारे एग्जाम्स का सी इंटर का, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर से, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। वो क्या करेगा, टर्नओवर तुम्हें दे देगा,
स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे देगा, तुम्हें वही पूछेगा कि यार लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है नहीं है। तो अपना वो कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। बाकी पढ़ के तो सभी कुछ जाना है, क्या पता क्या पूछ ले, बट मच इंपॉर्टेंटली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन। कैन अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन अ स्टेट ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस? भाई तुम कहाँ बैठे हो? भाई मैं बैठा हूँ पंजाब में, मैं पंजाब का सप्लायर हूँ। अभी पंजाब तो स्टेट है, अब पंजाब स्टेट में मेरे लगा लो तुम लोग 7 ऑफिस हैं, 7 जगह मेरे क्या है ऑफिस हैं। मैं अलग अलग 7 शहरों में 7 सिटीज में क्या है मेरी प्रेजेंस है। वहां से मैं टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लुधियाना में हूँ, पटियाला में हूँ, अमृतसर में हूँ, जलंधर में हूँ, एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार क्या, देखो ये तो हमें पता है कि जिस स्टेट में तुम हो उस स्टेट में तुम्हें अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट क्या अगर मैं अलग अलग सिटी से सप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मैं हर अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, हर अपनी ब्रांच ऑफिस के लिए अलग जीएसटी नंबर ले सकता हूँ, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? आंसर इज यस। हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम लेना चाहो जीएसटी नंबर सेपरेट ले लो, अदरवाइज एक जीएसटी नंबर भी ले सकते हो स्टेट का। उसका आंसर होगा यस, तुम लोग ले सकते हो। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज देयर अ प्रोविजन फॉर अ पर्सन टू गेट हिमसेल्फ वॉलंटरी रजिस्टर्ड थ्रू दो ही में नॉट बी लायबल? क्या बात है भैया, सीधी सी बात है यार। अगर तुम खुद चाहते हो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना तो तुम ले लो, और तो तुम्हारी टर्नओवर 10 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, 20 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, 40 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, एज द केस में भी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर रही, तुम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं ना। तुम सेक्शन 24 के किसी केस में कवर होते हो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले केस में। बट मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लूं, मेरी भी एक अपनी आइडेंटिटी हो, सीधी सी बात है, ठीक है। पर क्या है ना ऊपर एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, मेरे को वो एडवांटेजेस भाग गए सर, मेरे मन को वो एक एडवांटेज छू गया, ठीक है। तो भाई कोई चक्कर नहीं है, तुम लोग क्या कर सकते हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। अब आते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। क्या द डिपार्टमेंट दो द प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर पर्सन अंडर जीएसटी? भाई सीधी सी बात है, प्रॉपर ऑफिसर कब सुओ मोटो मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग। भाई प्रॉपर ऑफिसर क्या कह रहा है, तुम अपनी पावर्स के हिसाब से तुमको वो कर देगा, जीएसटी में रजिस्टर कर देगा। तुम लोग क्या हो, तुम एक क्या हो, यूआरपी हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो भाई तुम जीएसटी में। बट प्रॉपर ऑफिसर कह रहा है भाई मैं तेरे को, मेरे पास पावर है, सुओ मोटो पावर्स हैं, मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, आज से रजिस्टर कर रहा हूँ तेरे को जीएसटी में। तो क्या प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है? आंसर यस कर सकता है। सर कब करेगा प्रॉपर ऑफिसर, क्यों करेगा प्रॉपर ऑफिसर? भाई when proper officer is having reasons to believe, ध्यान से सुनना, when a proper officer is having reasons to believe that you are liable to registration, तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल हो, वो अलग बात है तुमने नंबर ले नहीं रखा। प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है, प्रॉपर ऑफिसर के पास ऐसे रीजंस है, उसके पास एविडेंस है, उसके पास रीजंस है कि यार तुम्हारी जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है, तुम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, समझ रहे हो, राइट। तो वो तुमको क्या कर सकता है, जीएसटी में रजिस्टर करवा सकता है, वो नोटिस निकालेगा। सीधी सी बात है कि मेरे पास रीजंस टू बिलीव है कि तुम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, तुम्हारी ये टर्नओवर है मेरे हिसाब से, तुम उसको लाइक तुम ये कर सकते हो कि भाई तुम दिखा अपनी बुक्स में टर्नओवर हो 5 लाख की, बट भाई एक्चुअली में तुम्हारी टर्नओवर कितनी है, 50 लाख की। तो प्रॉपर उसको पता लगी ये बातें, तो भाई वो तुमको कर सकता है, सुओ मोटो रजिस्टर कर सकता है। आइए एक बार इसका आपको आंसर करता हूँ इस क्वेश्चन का, क्या लिखा है इसी ने आंसर। ये सेक्शन कोड कर दिया, सेक्शन 25 लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, इफ ही फेल्स टू obtain registration and the proper officer may without prejudice to any action may be taken under GST, वो उसको कर सकता है रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल। भाई सीधी सी बात है, यू फेल्स टू obtain रजिस्ट्रेशन, भाई तुम तो खुद रजिस्ट्रेशन ले नहीं रहे हो, हमने सोचा हम ही आके दस्तक दे दें तुम्हारे दरवाजे पर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, तुम्हारे 13th क्वेश्चन भी क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14।
क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन, whether the registration granted to any person is permanent or not. परमानेंट ही होती है अनलेस एंड अनटिल तुम सरेंडर कर दो, या गवर्नमेंट सरकार ने क्या किया, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया तुम्हारा नंबर, तुमने कोई इस तरह के गलत काम किए जीएसटी में, तुमने कोई फ्रॉड किया है, तुमने इस तरह की कोई एक्टिविटीज में एंगेज हो गए जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, ठीक है, तो भाई तुम्हारी रजिस्ट्रेशन क्या है, परमानेंट होती है अनलेस एंड अनटिल तुम खुद ही सरेंडर कर दो कि भाई मुझसे नहीं होता, मैं तो नंबर अब सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, या सरकार तुम्हें तुम्हारी नंबर को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी तुम्हें। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत कम चांसेस एग्जाम में आने के लिए, तो बस एक तुम्हें जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि यार ठीक है, बिकॉज इसके चांसेस बहुत कम है, यू शुड फोकस ऑन दैट कंसेप्ट्स एंड एस्पेक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। कहीं किसी को लोग कि सर बहुत जल्दी जल्दी में करवा रहे हैं थ्योरी वाले क्वेश्चंस, मेरे भाई अपना टाइम उन चीजों पे ऊपर लगाओ, उन पे ऊपर फोकस करो जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे ऊपर करवाए तुम्हें क्वेश्चन, ये लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन वाले, नो डाउट ये भी आ सकते हैं, बट चांसेस उनके ज्यादा हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सो राइट, बस एक बार तुम्हें गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें डाउट ना रहे कोई। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं किसी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूँ इन थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, कोई चक्कर ही नहीं है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जहां दिक्कत लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, इज इट नेसेसरी फॉर द यूएन बॉडीज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो यूएन बॉडीज क्या होती हैं, तुम्हारे फॉरेन की एम्बेसीज, समझ रहे हो, यूएन बॉडीज के केस में क्या होता है मेरे भाई, अलग एक क्या है क्राइटेरिया, मेरी बहनों को शायद याद आ गई वो प्रोविजन, यूएन बॉडीज के केस में सर हम यूएन नंबर लेते हैं, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद है कुछ, उसके बेसिस पे हमारी जीएसटी में क्या होती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, एंड हमें जितनी भी सप्लाईज हम कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, हम सॉरी हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, हम जो भी परचेज कर रहे हैं, हम जो भी इन्वर्ट सप्लाईज दे रहे हैं उनके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, एंड उनका रिफंड भी हम ले सकते हैं, यूएन बॉडीज को मेरे भाई सबका रिफंड मिल जाता है जो भी वो इन्वर्ट सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करके आ रहे हैं। आई थिंक याद आ गया मेरी बहनों को, और मेरे भाइयों को शायद नहीं याद आया, बट मैंने याद करवा दिया, अब तो आई थिंक याद आ गया होगा। आओ एक बार इसका आंसर गो थ्रू करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, जितनी यूएन बॉडीज में क्या होती है, कॉन्सुलेट और एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, क्या करेंगे ये, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे मैंने बताया, राइट। और क्यों चाहिए यूएन आखिर करने, यूएन की रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया कि भाई जितने भी इन्वर्ट सप्लाईज के ऊपर जीएसटी पे करके आ रहे हैं, ये उनका क्या ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड ऑन नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीड बाय देम एंड एनी अदर पर्पस एज मे बी नोटिफाइड, तो जितना भी इनका काम होगा जीएसटी पोर्टल पे वो यूएन के थ्रू ही होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो कि है क्वेश्चन नंबर, क्या करा 16 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाईज टू यूएन बॉडीज। अरे यार टाइम ही खींची जा रहा है क्वेश्चन को, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैंने यूएन बॉडी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किए, अब भाई मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, भाई मैं क्या, जब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ जो रेसिपेंट है उसका क्या करता हूँ, जीएसटी नंबर कोड कर देता हूँ, यही करता हूँ। अगर कोई बंदा यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो कुछ भी कोड नहीं करता, उसका एड्रेस कोड कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा, एंड अगर भाई यूएन बॉडीज हैं तो इनमें इन केस में क्या होता है, इनका यूआईएन नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो अभी हमने डिस्कस किया रिसेंट क्वेश्चन में, तो भाई जब भी मैं इनवॉइस इशू करूंगा एज अ टैक्सेबल पर्सन, तो मैं क्या कर दूंगा, इनका यूआई नंबर कोड कर दूंगा इनवॉइस के ऊपर, और मैं क्या कर लूंगा, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस केस में, आओ देखते हैं कि ये आंसर है इसका या कुछ और भी है। द टैक्सेबल सप्लायर मेकिंग सप्लाइज यूएन बॉडीज एक्सपेक्टेड टू मेंशन यूआईएन और द इनवॉइसेस, यही जो मैंने बताया, और क्या कर देगा इनफैक्ट यार, यही लिखना था इस केस में, और क्या है भाई, यूएन तो मेंशन कर दोगे इनवॉइसेस के ऊपर whenever you are supplying goods and services or both to अपना यूएन बॉडीज, बस उसको बी2बी सप्लाई मान के सप्लाई करना, जैसे नॉर्मल सप्लाई करते हो बी2बी के केस में। बी2बी के केस में क्या करोगे तुम लोग, अपना उसका जीएसटी नंबर मेंशन कर देते हो, तो इस केस में क्या करोगे, उसका यूआई नंबर मेंशन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है 17th,
क्वेश्चन, what is the validity period of the registration certificate issued to a casual taxable person and non-resident taxable person? अब भाई सीधी सी बात है, तुम लोगों ने पढ़ा है कि सीटीपी और एनआरटीपी के केस में क्या होता है, जो भी इनको हम रजिस्ट्रेशन अपना सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, इनकी वैलिडिटी कितने पीरियड की होती है भाई? डेट अप टू द डेट जो कि इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखी है। अगर तो इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखी है कि भाई इनकी जो रजिस्ट्रेशन है ये इस डेट तक की वैलिड रहेगी, तो भाई वो डेट तक तुम्हारी क्या रहेगी भाई, रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। जब तुम्हारे सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दिया भाई सरकार ने कि यार तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस डेट तक वैलिड रहेगी, तो भाई तुम्हारी लास्ट डेट क्या हो जाएगी, वो डेट हो जाएगी, तब तक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता तो बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी तुम्हारी वैलिडिटी, 90 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, जिस दिन तुम्हें ग्रांट हुई रजिस्ट्रेशन, जिस दिन तुम्हें सर्टिफिकेट मिला कि भाई तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, जीएसटी फैमिली का मेंबर बन चुके हो, उस दिन से 90 डेज तक ही तुम मेंबर रहोगे। सीधी सी बात है, राइट? ये इनकी वैलिडिटी होती है। सेम इज इन केस ऑफ एनआरटीपी। ये सीटीपी एनआरटीपी भाई भाई हैं, याद रखना, भाई भाई, राइट? आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम्हें। 7th क्वेश्चन भी हमारा डन 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 हो गया। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, what happens when the registration is obtained by means of willful misstatement, fraud or suppression of facts? रजिस्ट्रेशन तो सर मैंने ले ली जीएसटी में, बट गलत तरीकों से ली तुमने रजिस्ट्रेशन। सच छुपाया गया, तुमने क्या किया, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया, जो असल बात थी वो छुपाई गई और जो झूठी बातें थी वो बताई गई। समझ पा रहे हो? तुमने क्या किया भाई, गलत स्टेटमेंट दी, जो बातें सच थी वो छुपाई गई और जो बातें झूठ थी वो क्या की गई, बताई गई। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तुमने तो भाई गलत तरीकों से रजिस्ट्रेशन नंबर लिया, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया, गलत गलत मिसस्टेटमेंट्स दी। तो भाई उस केस में जब तुमने रजिस्ट्रेशन गलत तरीकों से ली है, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो डिपार्टमेंट से, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई जीएसटी वालों से, कि क्या वो तुम्हें रहने देंगे क्या रजिस्ट्रेशन? आंसर इज नो। वो भाई तुम्हारी क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब गलत काम करोगे साहब तो क्या होगा, उसका अंजाम भी गलत ही होगा ना यार। अब भुगतो। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तुम्हारी रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे डिपार्टमेंट वाले। 19th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इज देयर एन ऑप्शन टू टेक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन फॉर सर्च एंड जीएसटी लॉ? आंसर इज नो। जीएसटी में कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है भाई, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है पूरे के पूरे जीएसटी लॉ में। ऊपर भी मैं 2-3 बार मेंशन कर चुका क्वेश्चन में। इसका नो आंसर होगा, सीधा वन लाइन आंसर, नो। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, what could be the liabilities in so far as registration is concerned on transfer of a business? भाई सीधी सी बात है, बिजनेस तुम क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तुम पूरे के पूरे अपने बिजनेस को ही ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या लायबिलिटी होगी भाई, क्या होगा लायबिलिटी? लायबिलिटीज क्या है भाई इस केस में, जो जिस बंदे को तुम ट्रांसफर कर रहे हो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी जीएसटी लॉ में। समझ पा रहे हो? तुम ए हो और तुम्हारा बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर रहे हो मेरे भाई, बी को ट्रांसफर कर रहे हो। तुम अलग पर्सन हो, बी अलग पर्सन है, तुम्हारा पैन नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसका पैन नंबर डिफरेंट है। तो भाई और तुम लोगों को पता है कि भाई सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा पैन नंबर ही डिफरेंट होगा तो तुम अलग अलग पर्सन हो गए। इसलिए बी क्या करेगा इस केस में, जिसको भी तुम ट्रांसफर कर रहे हो अपना बिजनेस, क्या करेगा वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेगा अपने अंडर जीएसटी लॉ, और जितने भी तुम्हारे कंप्लायंसेस है वो आगे करता रहेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा, आईटीसी क्लेम करेगा।
एक बार इसका आंसर गो थ्रू करवा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखो, द ट्रांसफरी और सक्सेसर जिसको तुम ट्रांसफर कर रहे हो शैल बी लायबल टू रजिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन सच ट्रांसफर सक्सेशन। जिस दिन भाई तुमने बिजनेस ट्रांसफर किया उसी दिन से वो लायबल हो जाएगा। क्या लेने के लिए? फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये देखो, समझ पा रहे हो? बस और क्या लिबिलिटी है तुम्हारी? कोई लिबिलिटी नहीं है, अपना बिजनेस करता रहेगा आगे वो रजिस्ट्रेशन लेके। एमी फालतू के क्वेश्चंस है मेरे हिसाब से तो। चलो जो भी है डिस्कस तो करना पड़ेगा। 21st क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल द सेसी हैव टू डिक्लेयर ऑल हिज प्लेसेस ऑफ बिजनेस? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। आई डोंट नो आप लोगों ने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा नहीं देखा। आर्टिकलशिप में अगर कोई बच्चा जीएसटी में जाएगा, ठीक है, इंटरनेट टैक्स में जाएगा, अगर कोई बच्चा आर्टिकलशिप में डोमेन में आईडीटी डोमेन में, तो डेफिनेटली इस चीज को देखेगा प्रैक्टिकली। हालांकि रेगुलर क्लासेस में तो मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दिखाता ही होता हूँ मैं किस तरह ये काम करती है चीजें। जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना पोर्टल के ऊपर, राइट, तो उस केस में एक फील्ड होती है। जब भी आई मीन टू से जब तुमने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ता है। पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का। बहुत सारी फील्ड्स होती हैं उसमें, ठीक है, तो उन फील्ड्स को तुमने अपना भरना होता है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है गवर्नमेंट को। तो एक उनमें से फील्ड होती है किसकी? प्लेस ऑफ बिजनेस की, और रादर आई वुड से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की। ठीक है, तो भाई जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जब भी तुम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो भाई तुम लोगों को इस फील्ड में क्या करना पड़ेगा? जितनी भी तुम्हारी प्लेसेस ऑफ बिजनेसेस हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? रेगुलर क्लास में तो मैं जीएसटी पोर्टल ओपन करके लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये फील्ड होती है, ये क्राइटेरिया होता है, इसी तरह रजिस्ट्रेशन होती है। जो तुम पढ़ के आए हो, पूरा पूरा प्रोसेस पढ़ के आए हो ना रजिस्ट्रेशन का। बट रिवीजन लेक्चर है, क्वेश्चन लेक्चर है, मेरी लिमिटेशन है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने तुम्हें बता दिया कि जब भी तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो एक फील्ड होती है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की, जहां तुम ये डिटेल क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, does cancellation of registration impose any tax obligations on the person whose registration is so cancelled? अब भाई मेरी बात सुनो, लेट सपोज तुम लोग इस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तुम लोगों ने लेट सपोज भाई 20th अप्रैल को क्या कर लिया? रजिस्ट्रेशन ले लिया। तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले ली 20th अप्रैल को इस साल। 6 महीने तुम्हारी रजिस्ट्रेशन चली, उसके बाद जाके क्या होगी? 20th अक्टूबर को क्या होगी? वो रजिस्ट्रेशन तुम्हारी कैंसिल कर दी गई। क्यों? तुम काम गलत कर रहे थे किसी भी रीजन से, लाइक चलो लगा लो तुम गलत काम कर रहे थे या कुछ भी था, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो भाई क्या मैं तो भाई जो अपना ये है सप्लायर है वो क्या कह रहा है कि भाई सरकार, ओ सरकार, ओ गवर्नमेंट, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। जो था बस ये 20 अक्टूबर तक था, हमारा साथ यहीं तक था। तू अब अपने रास्ते, मैं अब अपने रास्ते। अब मत मिलिए मुझे आज के बाद। जो था, जो प्यार था, यहीं तक था, 20 अक्टूबर तक ही था। तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, उसके बाद कुछ नहीं। माना 20 अक्टूबर के बाद जो भी तुम काम करोगे वो अपना करेगा, तुम अपना करोगे, ठीक है। सरकार अपना, तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट अपना कर रही है। बट भाई जो तुम लोग ये 6 महीनों में बिजनेस करके आए हो, उसकी लायबिलिटी तो भाई तुम्हारे सिर पे ही होगी। 20th अप्रैल से लेके 20th अक्टूबर तक जो 6 मंथ्स तुम्हें रजिस्ट्रेशन में तो रहकर तुमने काम किए है, उसमें जो भी तुमने काम किया, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटीज राइज हो रही है, वो तो भाई तुम उसके लिए तो लायबल होगी होगे। माना जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मत मिलना तुम मुझसे हो। खुश रहना तुम, मैं भी खुश रहूंगा, ठीक है। बट भाई जो तुम लोगों ने एक 6 महीने में काम किया कुछ भी, उसकी लायबिलिटी तो भाई तुम्हें ही पे करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? लिंक कर पा रहे हो चीजों को? एक बार इसका आंसर गो थ्रू करवा देता हूं।
थोड़ा बेटर एक्सप्लेन कर, ये देखो, the cancellation of registration under this section shall not affect the liability of person to pay tax and other dues under this act or discharge and obligation to this act or the rules made of thereunder for any period prior to the date of cancellation. ये मेन पॉइंट है जो मैंने तुम लोगों को बताना है, prior to the date of cancellation. मेरी वाले एग्जांपल में 20 अक्टूबर से पहले पहले भाई जो तुम काम करके आए, जो तुमने गुण खिलाए हैं भाई, उसके लिए तो तुम ही लायबल होगे। माना आज के बाद वो अपने रास्ते हूँ, बट भाई जो 6 महीने तुम एक साथ रहे हो, तुम्हारा साथ था भाई, तुम जीएसटी के मेंबर थे, तुम्हारा जीएसटी परिवार का हिस्सा थे भाई, जो तुम तब काम करके आए हो उसके लिए तो भाई तुम लायबल रहोगे। समझ पा रहे हो? एंड वेदर और नॉट सच टैक्स एंड द ड्यूज आर डिटरमिन्ड बिफोर और आफ्टर डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब जरूरी नहीं है वो जो टैक्स ड्यूज हैं वो तुम्हारे कैंसिलेशन से पहले पहले डिटरमिन हो गए हो ना, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के बाद तुम्हारी बेसिकली तुम्हारी गलत बातें पता लग रही हैं कि भाई यहाँ पे तुमने टैक्स की चोरी की, यहाँ पे तुमने डिफॉल्ट किया, भले ही वो डिटरमिन कब हो रही है, आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन, बट रिलेट किससे करती हैं? प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन वाले पीरियड से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि किस पीरियड से वो रिलेट करता है सारा कुछ। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी तो वही कुछ लिखा हुआ है मेरे, तुमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी तो जितना भी तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, इनपुट का स्टॉक पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, फिनिश गुड्स है, जितना भी उनका आईटीसी पड़ा है, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? जब आईटीसी ले जब जब माल लेके आए थे, परचेज किया था सारा का सारा सामान, तो आईटीसी ले लिया था बड़ी खुशी से। बिजनेस करेंगे जी, गोइंग कंसर्न बिजनेस है, हम तो आईटीसी ले लेंगे। अब भाई आज तुम बिजनेस बंद कर क्या करके बैठे, अब तुम जीएसटी कैंसिल करके बैठे रजिस्ट्रेशन, तो किस बात का आईटीसी? यही पढ़ के आए हो, आईटीसी लेना तो भाई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहे, जब तुम्हारा नंबर ही नहीं रहा जीएसटी का, तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, तो काहे का आईटीसी? कौन सा आईटीसी? करो रिवर्स आईटीसी। आईटीसी नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि इस पैराग्राफ में लिखा है। गाइस आई होप आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। मैक्सिमम जो आप ये क्वेश्चन अभी किए हैं हमने, 10-12 पिछले क्वेश्चंस किए हैं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चंस थे, जो कि मेरे को इतने इंपॉर्टेंट भी लग नहीं रहे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, बट मैंने करवा दिए कवर, ताकि किसी बच्चे के मन में ये ना जाए कि यार सर कहते तो रहते हैं कि ऑल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऑल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन करवा के आगे बढ़ जाते हैं कि जो जी हो गया ऑल क्वेश्चन, राइट? एक एक चीज को हमने कंसेप्चुअली डिस्कस किया है। नो डाउट आपको शायद स्पीड थोड़ी ज्यादा लगी हो लास्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर, उसका रीजन भी यही था कि यार ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे मेरे को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे मेरे को, जो पेपर में के चांसेस, वो आपको पता ही मैंने कितने कितने ही आराम से करवाए हैं। ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस, एक एक चीज को समझाया इन्हें भी है मैंने, मेरे को नहीं लगा शायद मैंने अगर तेज करवाए हैं, अगर लगा होगा तो यार ये क्वेश्चन इतने वो भी नहीं है। तो आई थिंक अब समझ आ गया होगा आपको, ये वाला चैप्टर भी इजी लगने लग जाएगा, ये वाला चैप्टर भी इस वीडियो को देखने के बाद। लॉजिक्स क्लियर हुए होंगे, फंडामेंटल्स थोड़े और स्ट्रांग हुए होंगे, राइट? सो गाइस हमारा चैप्टर ये भी होता है इसी के साथ खत्म। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, जैसे तुम लोगों के आगे मैं हमेशा करता हूं, भाई प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट आल्सो। वो यार तुम लोगों को जैसे भी लगे तो कमेंट तो कर दो प्लीज, प्लीज प्लीज। गाइस जरूर बताना कमेंट सेक्शन में यार तुम लोगों को कैसा लगा, कंटेंट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, कुछ तो बोलो यार, मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन आए, ताकि देखो मैं तुम लोगों के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, राइट? अब एमटीबी की रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया है, जहां पूरा का पूरा तुम्हारा सीरीज 1 का एमटीबी 1, मैंने पूरा का पूरा सीरीज 1 का एमटीबी डिस्कस कर दिया। आई थिंक अराउंड 1.5 आवर्स के अराउंड वो वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है? तुम लोग देखोगे उस वीडियो को जाके, भाई मेरे पूरा का पूरा एमटीबी, मेरी बहनों पूरा पूरा एमटीबी मैंने एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो केस सिनेरियोज वाले पॉइंट, एमसीक्यूज जो आए थे, एक बार जाके देखो, देखा अगर तुमने, तुम लोगों को पता लगा होगा यार कितनी मेहनत लगती है एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में, एंड तुम लोग यार एक लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो मेरे लिए, तो गलत बात है यार। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल,
लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो उन सभी के साथ जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है। एंड बस जुड़े रहो मेरे साथ फॉर सच कंटेंट। अभी तो जीएसटी करवा रहा हूँ अकेला, लाइक जीएसटी के बाद आई एम गोइंग टू डू द ऑडिट, जो सी इंटर का तुम्हारा पेपर है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, राइट। मैं उसका रेगुलर बैच लेके आने वाला हूँ पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर। जीएसटी भी लेके आने वाला हूँ पूरा का पूरा बैच यूट्यूब के ऊपर। सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल पूरा का पूरा बैच मैं यूट्यूब के ऊपर लेके आने वाला हूँ मेरे भाई। आपके एग्जाम्स के लिए जो भी सितंबर 25 में बच्चे अपीयर कर रहे हैं, जैन 26 में अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए, उन मेरे भाई बहनों के लिए लेके आने वाला हूँ। नोट्स भी दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चंस की तैयारी भी करवाऊंगा, पूरा डिटेल में बैच करवाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। फुल कंसेप्ट कवर होंगे, फुल चैप्टर वाइज क्लासेस कवर करवाऊंगा, ऑडिटिंग एंड एथिक्स की एंड हमारे प्यारे जीएसटी की भी। पूरा पूरा बैच फ्री रहेगा, यूट्यूब के ऊपर रहेगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि कुछ भी छूटे ना। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो कि जिसका अटेम्प्ट सितंबर 25 में है या उसके बाद किसी टाइम में लाइक जैन 26 में उसके ऑनवर्ड्स है, तो मेरे भाई तू तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। भाई नहीं करते सब्सक्राइब, बहन ने तो कर लिया होगा, अगर नहीं किया मेरी बहन तू भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 ऑनवर्ड्स है, जैन 26 ऑनवर्ड्स है, बिकॉज मैं पूरा का पूरा बैच, रेगुलर बैच जो होता है अपना जीएसटी का एंड ऑडिटिंग एंड एथिक्स का आपका जो पेपर है वो लेके आने वाला हूँ पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर। नोट्स भी आपको लोगों को दूंगा, क्वेश्चंस की तैयारी तो करवानी ही करवानी है, कंसेप्ट्स की तैयारी करवाऊंगा मेरे भाई। जब पूरा पूरा बैच ही कह दिया तो उसमें कंसेप्ट्स भी आ गए, नोट्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, क्वेश्चंस भी आ गए, और क्या चाहिए तुम लोगों को यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बने रहो मेरे साथ, बिकॉज बहुत जल्द आई एम गोइंग टू स्टार्ट जीएसटी एज वेल एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैश टैग लर्न विद सीए पीयूष, हैश टैग स्टडी विद लॉजिक, बाय बाय।